जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के हम लोग अंतः पृष्ठ के प्रश्न कर रहे हैं और अंतः पृष्ठ के प्रश्नों में हम लोग पेज नंबर 149 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक खोलें और पेज 149 को खोलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताया गया था कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी एक पिंड ये था, दूसरा पिंड ये था। पहले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम था, दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम था। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी थी और इनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो एफ था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यही था, या कह लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही था कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार दोनों समीकरणों को जब हम मिला दिए थे तो एफ अनुक्रमानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर था और फिर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दिए थे तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर हो गया था। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है जिसको न्यूटन ने बताया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखे किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यही आपसे इसी सूत्र के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी के सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है और इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल, यहाँ जो था स्मॉल डी था। अब चूंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर हम कैपिटल आर मान लें तो डी के जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो पहले पेज पर कुल मिला करके 2 प्रश्न थे और दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते थे। देखते हैं पेज नंबर 152 के क्वेश्चन। यहाँ भी 2 प्रश्न दिया है। पहला है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त पतन हालांकि बताया जा चुका है। मुक्त पतन में होता यह है कि जब किसी पिंड को गिरा दिया जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने लगता है। तो जब कोई भी पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो पतन का मतलब गिरना ही होता है। तो इस प्रकार के पतन को, यानी इस प्रकार के गिरने को हम मुक्त पतन कहते हैं। और फिर दूसरा आपसे कहा जा रहा है गुरुत्व त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, तो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण तब काम करता है जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यही 2 क्वेश्चन थे पेज 152 पे। अब इसके बाद पेज 153 पर देख लीजिए
पेज 153 पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। और भार एक चीज और, द्रव्यमान अदिश राशि है, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन भार क्या है, तो पृथ्वी किसी भी पिंड को जिस आकर्षण बल से अपने तरफ आकर्षित करती है वही पिंड का भार होता है। यानी भार को W से प्रदर्शित करते हैं, और जब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं तो भार हो जाता है। तो याद रख रहिए, द्रव्यमान यम है और द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं तो भार हो जाता है। भार सदिश राशि होती है और भार हमेशा, भार की जो दिशा होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना क्यों होता है। प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना क्यों होता है। तो इसका कारण यही है कि चंद्रमा पर का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, इसलिए चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये इस पेज के भी प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पेज 157 157 के प्रश्न, और पेज 157 पर के क्या प्रश्न हैं देखें। पहला, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है क्यों। जानते हैं प्रश्न क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जो स्कूल बैग होता है जिसको पीठ पर लेकर के, कंधे पर रख करके या हाथ में लेकर के जाते हैं, अगर उसकी डोरी मोटी होती है तो ले जाने में सुविधा होती है। लेकिन जब डोरी पतली होती है, पतली डोरी होगी, बैग ही नहीं किसी भी भार को, किसी वस्तु को अगर आप टांग करके ले जा रहे हो और उसकी डोरी पतली हो तो हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि आपको मालूम है कि P बराबर होता है F/A, और ऐसे समझ लीजिए जब डोरी पतली होती है ना तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A का मान कम होता है। जब A का मान कम होता है तो जब F में कम से भाग देंगे तो पूरा मान अधिक हो जाता है, और पूरा मान अधिक होने का मतलब दाब अधिक हो जाता है। तो पतली जो डोरी होती है, पतली डोरी के द्वारा हाथ पर पड़ने वाला दाब अधिक होता है, जबकि मोटी डोरी के द्वारा हाथ पर पड़ने वाला जो दाब होता है वो कम होता है। यही कारण है कि पतली डोरी का बैग लेकर के जाने में हमें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। फिर देखें, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उत्प्लावकता को हम बायोवेंसी भी कहते हैं या आप थ्रस्ट भी कहते हैं। तो उत्प्लावकता क्या चीज होता है हम पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की दिशा में एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है जिससे वह वस्तु जल्दी डूबती नहीं है। उसी को हम उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता कहते हैं। यानी वस्तु का यह गुण या कह लीजिए द्रव का यह गुण जो है यह उत्प्लावकता कहलाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है
कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती है। तो हमने आपको बता दिया था कि जब किसी वस्तु को अगर आप द्रव पर रखते हैं तो उस पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो उसका भार होता है जो नीचे की तरफ काम करता है, और दूसरा उत्प्लावन बल होता है जो कि ऊपर की तरफ काम करता है। तो अगर उत्प्लावन बल यानी ऊपर के तरफ काम करने वाला बल नीचे के तरफ काम करने वाले बल से अगर अधिक है, यानी उत्प्लावन बल अधिक है और भार कम है, तो वस्तु द्रव की सतह पर, पानी की सतह पर तैरती है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ऊपर के तरफ लगने वाला बल और नीचे के तरफ लगने वाला बल दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरती है लेकिन डूब कर तैरती है। और तीसरी केस आती है कि जब उत्प्लावन बल का मान भार की तुलना में कम हो जाता है। उत्प्लावन बल कम यानी ऊपर के तरफ लगने वाला बल कम और नीचे के तरफ लगने वाला बल अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाती है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, और इस प्रकार जो है हम देखते हैं अब पेज नंबर 158 पर भी अंतः पृष्ठ के प्रश्न दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि 158 पर क्या दिया हुआ है। देखें, एक तुला, पहला क्वेश्चन, तुला का मतलब तराजू होता है। एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम 42 किलोग्राम नोट करते हैं। किसी तराजू पर या कोई वेइंग मशीन है उस पर आप खड़ा होते हैं और खड़ा होकर के आप अपना वजन देखते हैं, तो आपका जो वजन है वो 42 किलोग्राम प्राप्त होता है। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है? एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप तराजू पर बैठते हैं अपना वजन ज्ञात करने के लिए ना, तो उस पर जब आप बैठते हैं तो ऊपर के तरफ हवा के द्वारा उत्प्लावन बल काम करता है। तो उत्प्लावन बल के वजह से यह जो भार होता है, यह भार जो आप मापते हैं, यह भार कम मापन होता है, लेकिन वास्तव में आपका जो भार होता है वो भार आपका अधिक होता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है, तो 42 किलोग्राम से अधिक है, लेकिन उत्प्लावन बल लगने के वजह से इसका भार जो है, हमारा भार 42 किलोग्राम आ रहा है। अब इसके बाद देखें, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे का छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाता है। रुई का बोरा भी 100 किलोग्राम का है और लोहे का जो छड़ है वो भी 100 किलोग्राम का है। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं, वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा भारी है और क्यों? आपसे कहा जा रहा है कि रुई का बोरा और लोहे का छड़ जब तराजू पर रखे जाते हैं तो दोनों का वजन 100 किलोग्राम ही आ रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, दोनों का वजन बराबर नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन भारी होगा और कौन हल्का होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि रुई का जो बोरा होगा, रुई का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और जब रुई का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा आयतन होगा, और आयतन अधिक होने के वजह से उसके अंदर जो है वायु चली जाएगी, और वायु चली जाएगी तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वायु के वजह से उसका वजन बढ़ जाएगा। जबकि लोहे का जो छड़ होता है, लोहे के छड़ का आयतन ज़्यादा नहीं होता है और लोहे के छड़ के अंदर अलग से वायु नहीं जा सकती, इसलिए लोहे के छड़ का द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन भारी है, तो इसका मतलब वास्तव में लोहे का छड़ भारी है,
लेकिन रुई का जो बोरा है, रुई का बोरा भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके अंदर अलग से हवा चली गई है, वायु चली गई है। वायु चले जाने की वजह से उसका भार और लोहे का भार, दोनों का भार बराबर आ जा रहा है। तो इस प्रकार जो है ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के जो अंतःपृष्ठ के प्रश्न थे, इन सबको, ये क्वेश्चन सभी आसान थे, इनको हम आपको बता दिए। हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और सुनिए, नेक्स्ट डे जब हम वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट डे के वीडियो में हम लोग जितने एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर के, उस चैप्टर के पहले एग्जाम्पल कर लेंगे, एग्जाम्पल में जितने न्यूमेरिकल हैं उनको कर लेंगे, और इसके बाद फिर इसके अभ्यास प्रश्न कर लेंगे, और फिर तब जाकर के अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।